हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। शिक्षा के ऑनलाइन मंच पर आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं विद्यार्थियों। देखिए बच्चों, जो पशु परिचर की भर्ती का जो हम राजस्थान जी के पढ़ते आ रहे हैं, राजस्थान का जो इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हमने राजस्थान की सभ्यताओं का जो पोर्शन शुरू किया है बच्चों, ये उसकी जो है चौथी वीडियो है साथियों, चौथा पार्ट है। हमने पहले पार्ट में कालीबंगा सभ्यता को पढ़ा था, दूसरे पार्ट में हमने आहड़ सभ्यता को पढ़ा था और तीसरे पार्ट में हमने गणेशवर और बालाथल सभ्यता को जो है देखा था बच्चों। ये चौथी वीडियो है। 3 वीडियो से हमने जो सीखा है ये उसका निचोड़ है साथियों। और आज जो हम ये कहें कि जितनी भी सभ्यताएं बच रही हैं उन सभी को संपूर्ण रूप से हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे बच्चों। ज़्यादातर हमें प्रश्न देखने को जो है कालीबंगा सभ्यता से ही मिलते हैं बच्चों। उसके अलावा यदि कालीबंगा से नहीं आता है तो हाड़, गणेशवर या हम कहें बालाथल सभ्यता से इनसे आ जाता है। इन सब के अलावा एक और सभ्यता है बच्चों, बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता से भी हमें कभी कभार प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो हम उसको भी जो है डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी जितनी भी सभ्यताएं हैं मैं सबके नाम अभी आपको एक साथ लिखा दूंगा बच्चों, ताकि जो है उनकी जिले की स्थिति आप एक बार सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए साथियों, बिना देरी करे मैं शुरू करता हूं। राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यताएं हैं, जो पोर्शन हमने शुरू किया था बच्चों, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों, एक बार आप रिवीजन करें। तो हमने पढ़ लिया है बच्चों कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता पढ़ ली है। हमने क्या पढ़ लिया है बच्चों, कालीबंगा सभ्यता पढ़ ली है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया है बच्चों, कालीबंगा के अलावा हमने आहड़ सभ्यता पढ़ ली है, आहड़ सभ्यता पढ़ ली है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है बच्चों, गणेशवर सभ्यता पढ़ ली है, गणेशवर। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है बच्चों, बालाथल, बालाथल सभ्यता पढ़ ली है। ये चीज़ें हमने साथियों पढ़ ली हैं। ये 4 जो है कंसेप्ट हमने देख लिए हैं बच्चों। अब हम आगे हमारे पड़ाव की ओर चलते हैं। अगला पड़ाव जो हमारा होने वाला है बच्चों, वो महत्वपूर्ण सभ्यता, हम बोल सकते हैं बैराट सभ्यता। कौन सा है बच्चों, बैराट सभ्यता। तो चलिए बच्चों, बिना देरी करे हम शुरू करते हैं बैराट सभ्यता को। तो आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा कीजिए बच्चों, ताकि क्या है एक ही बार में आप जब वीडियो को देख रहे हैं तभी आपके नोट्स जो है साथ में बन जाएं। तो शुरू करते हैं बच्चों, हम बैराट जो सभ्यता है, बैराट सभ्यता को शुरू करते हैं। चलिए, बैराट सभ्यता, सभी हेडिंग डालें बच्चों, बैराट सभ्यता। एक मिनट, शायद ये कैमरा, एक मिनट। ठीक, सभी हेडिंग डालें बच्चों, बैराट सभ्यता, बैराट सभ्यता हेडिंग डालें सभी बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बैराट सभ्यता, सबसे पहली बात, कहाँ है बैराट सभ्यता बच्चों, कहाँ पर है, जयपुर में। कहाँ पर है बच्चों, जयपुर में। बैराट सभ्यता को साथियों जो है विराट नगर भी बोला जाता है। बैराट सभ्यता को क्या बोला जाता है, विराट नगर भी बोला जाता है। बैराट सभ्यता कहाँ है बच्चों, जयपुर में है। अब देखिए, इन जो सभ्यताएं हैं, इन सभ्यताओं के बारे में ज़्यादा कंसेप्ट यह है कि क्लियर भी नहीं है, एक तरीके से हम ये कहें। जैसे कि साथियों, दयाराम साहनी एक व्यक्ति आते हैं जो प्रथम बार बैराट सभ्यता पर जो है क्या करते हैं साथियों, खुदाई का कार्य करते हैं। कैप्टन बर्ट एक वो हम ये कहें कि अंग्रेज हैं, कैप्टन बर्ट एक अफसर हैं, वो आते हैं कैप्टन बर्ट, और वो भी साथियों यहाँ जो है बैराट सभ्यता पर खुदाई करते हैं। कैप्टन बर्ट भाबरू, एक शिलालेख आएगा बच्चों, आगे हम इसी में पढ़ेंगे। भाबरू शिलालेख खोजते हैं। क्या खोजते हैं बच्चों, भाबरू शिलालेख खोजते हैं। तो किसी किताब में हमें देखने को मिल जाता है कि बैराट जो सभ्यता है इसकी खोज किसने की, कैप्टन बर्ट ने की। किसने की बच्चों, कैप्टन बर्ट। लेकिन एक मायने से हम देखें तो कैप्टन बर्ट ने नहीं की है इस सभ्यता की खोज, क्योंकि कैप्टन बर्ट से पहले भी दयाराम साहनी, क्या नाम बच्चों, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, इन्होंने यहाँ उत्खनन का कार्य किया था। तो जब इन्होंने पहले इनसे उत्खनन का कार्य कर दिया है तो ये कैसे इसके जो है खोज कर सकते हैं। ये एक कंसेप्ट है, ये एक तथ्य है बच्चों।
ताकि मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जो है उसमें ना भटकें। आप सिर्फ इतना याद रखें जो मैं आपको लिखा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ये जो सभ्यता है इसके बारे में हमें ऐसी मिलेंगी, आपको मिलेंगी सुनने को कि इसमें सर ये खोज करता है या ये उत्खनन करता है, इसलिए वो ना हो, आप भ्रमित ना हो। चलिए बच्चों, इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले, सीधे आप इसमें पॉइंट बना बना के लिखते चलना। कैसे लिखना बच्चों? पॉइंट बना बना के लिखते चलना, ऐसे एरो बना बना के लिखते चलना। क्या लिखना है बच्चों? हमको सबसे पहले लिखना है कि प्रथम बार उत्खनन दयाराम साहनी ने किया। तो इस सभ्यता में या बेराट सभ्यता का, इस सभ्यता का सन 1936 में, सन 1936 ईस्वी में प्रथम बार, क्या है बच्चों? प्रथम बार उत्खनन, प्रथम बार उत्खनन दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी ने किया। अब देखिए बच्चों, कहीं लिख रहा है कि कैप्टन बट ने इस सभ्यता को खोजा, किसी किताब में लिख रहा होगा एनसीईआरटी में, लेकिन आप सोच के देखिए, कैप्टन बट इनके बहुत बाद में आएंगे, तो जब बाद में आएंगे तो उससे पहले ही यहाँ उत्खनन का कार्य हो चुका है। तो इसका आज से क्या है कि दयाराम साहनी ने ही इसको शायद खोजा हो। तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं कि इस सभ्यता को सबसे पहले या प्रथम बार सन 1936 में किसने साथियों? दयाराम साहनी ने यहाँ पे जो है उत्खनन का कार्य किया, दयाराम साहनी ने किया। अगला पॉइंट आप लिखिए इसमें, अगला दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखिए। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है बच्चों? सन 1962-63 में लिखना है बच्चों, सन 1962-63 में नीलरत्न, सन 1962-63 में बच्चों नीलरत्न बनर्जी और साथ में कौन थे? कैलाशनाथ दीक्षित। नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित ने व्यापक रूप से उत्खनन किया, व्यापक रूप से उत्खनन किया। ये भी आपको बच्चों याद रखना है, ठीक है। देखिए दो पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, यहाँ से सर्वाधिक हम कंफ्यूज होते हैं। देखिए क्या है, इस सभ्यता को जो है, इस सभ्यता सन 1936 में, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है बच्चों, इसको ऐसे लिख लो आप, यह सभ्यता का, ऐसे लिखो, इस सभ्यता का सन 1936 ईस्वी में प्रथम बार जो उत्खनन हुआ था वो दयाराम साहनी ने किया, ये आपको याद रखना है। सन 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी साथियों और साथ में कौन थे? कैलाशनाथ दीक्षित। इन दोनों ने मिलकर क्या किया बच्चों? यहाँ पे उत्खनन का व्यापक रूप से, हम ये कहें व्यापक रूप से उत्खनन का जो है क्या किया? कार्य किया। ये भी बात आपको यहाँ याद रखनी है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे। चलिए आगे देखिए, अगला एरो लगा के लिखिए बच्चों आप। इसमें क्या लिखना है हमें ये लिखना है बच्चों, जयपुर जो है, मतलब बेराट जो सभ्यता है, तो बेराट के आसपास, ऐसे लिखो, बेराट सभ्यता के आसपास, बेराट सभ्यता के, बेराट सभ्यता के जो है बच्चों क्या आसपास कई टीले प्राप्त हुए हैं। बेराट सभ्यता के आसपास कई टीले प्राप्त हुए हैं। बेराट सभ्यता के आसपास बच्चों क्या प्राप्त हुए हैं? कई टीले प्राप्त हुए हैं, जिनमें टीले प्राप्त हुए हैं जैसे, या जिनमें क्या है बच्चों? भीमडूंगरी,
भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी और साथ में महादेव डूंगरी। भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी भी पुरातात्विक स्थल हैं। पुरातात्विक स्थल है। क्या कह रही है बच्चों ये लाइन? ये लाइन कह रही है कि जो बैराट सभ्यता है, बैराट सभ्यता के आसपास कई टीले प्राप्त हुए हैं, जिनमें भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी भी क्या है बच्चों, ये सब भी क्या है, पुरातात्विक स्थल है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे है अगला पॉइंट है बच्चों हमारा इस सभ्यता के, अगला पॉइंट क्या है बच्चों, ये जो सभ्यता है, यानी इस सभ्यता के या इस क्षेत्र में पाषाण से लेकर ऐतिहासिक काल तक के अवशेष मिले हैं। तो इस क्षेत्र में जो ये सभ्यता है, उस क्षेत्र में यानी इस क्षेत्र में पाषाण से लेकर इस क्षेत्र में बच्चों, किस क्षेत्र में बच्चों, बैराट जो सभ्यता है उस क्षेत्र में, यानी पाषाण से लेकर के और ऐतिहासिक इस क्षेत्र में पाषाण से लेकर के ऐतिहासिक काल तक के अवशेष मिले हैं। ऐतिहासिक काल तक के ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए पाषाण यानी जो पत्थरों वाला युग था, एक तरीके से हम ये कहें उसको पाषाण युग कहा जाता था बच्चों। तो पाषाण युग से लेकर के और ऐतिहासिक काल तक के क्या मिले हैं बच्चों, यहाँ अवशेष मिले हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। इसके बाद साथियों हम आगे चलते हैं। इसमें ही जो बैराट सभ्यता है बच्चों, बैराट सभ्यता में क्या है बच्चों, आगे लाइन है हमारी कि बैराट जो क्षेत्र है या बैराट जो सभ्यता है, इसमें कई जगह लोह के अवशेष भी मिले हैं। बैराट सभ्यता में लोहे के अवशेष भी मिले हैं। लोहे के अवशेष भी मिले हैं। किस में मिले हैं बच्चों, बैराट सभ्यता में। ये भी आपको याद रखना है। तो बैराट सभ्यता में किसके अवशेष भी मिले हैं बच्चों, लोहे के अवशेष भी मिले हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अगला पॉइंट है हमारा इसी सभ्यता में कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख खोजा। इसी सभ्यता में बच्चों क्या खोजा, कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख जो है खोजा। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये मतलब जो भाब्रू शिलालेख था साथियों, बीजक डूंगरी पर खोजा गया था। बाकी ठीक है, आप ये याद रखिए कि बैराट सभ्यता से संबंधित है। भाब्रू शिलालेख किससे संबंधित है बच्चों, बैराट जो है सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों हम। चलिए भाब्रू शिलालेख को बच्चों अलग से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है, आपको कहीं से प्रश्न मिल जाएगा, इसलिए इसी में डाल लीजिए आप भाब्रू शिलालेख। क्या डालिए बच्चों, भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख। चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको भाब्रू शिलालेख की स्थिति याद रखना है। स्थिति कहाँ है बच्चों, बीजक डूंगरी। कहाँ है बच्चों, बीजक डूंगरी।
बीजक डूंगरी पे बच्चों भाबरू शिलालेख। उसके बाद आपको याद रखना है बच्चों, खोज किसने की? भाबरू शिलालेख की खोज किसने की? भाबरू शिलालेख की खोज कैप्टन वर्ट, कैप्टन वर्ट ने की। ये भी आपको बच्चों क्या है, याद रखना है। भाबरू शिलालेख कहाँ है साथियों? बीजक डूंगरी पे। बीजक डूंगरी कहाँ है बच्चों? जयपुर में। खोज किसने की? कैप्टन वर्ट ने। अब देखिए भाबरू शिलालेख है क्या? यह एक पहिए नुमा आकृति है बच्चों। यह क्या है? एक पहिए नुमा आकृति है। भाबरू शिलालेख क्या है बच्चों? यह एक पहिए नुमा आकृति है। भाबरू शिलालेख क्या है बच्चों? यह एक पहिए नुमा आकृति है। ये भी आपको याद रखना है। भाबरू शिलालेख कहाँ है बच्चों? बैराट सभ्यता में। ये भी आपको याद रखना है। तो भाबरू शिलालेख क्या है? एक पहिए नुमा आकृति है। ये भी याद रखना। और जो है भाबरू जो शिलालेख है, इस पर क्या है बच्चों? भाबरू शिलालेख पर अशोक जो सम्राट थे हमारे, अशोक सम्राट को मगध का राजा बताया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो भाबरू शिलालेख है, भाबरू शिलालेख पर, भाबरू शिलालेख पर अशोक सम्राट को, अशोक सम्राट को मगध का राजा बताया गया है। मगध का राजा बताया गया है। मगध का राजा बताया गया है। ये भी आपको बच्चों क्या है, याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है। किस शिलालेख पर अशोक सम्राट को मगध का राजा बताया गया है? भाबरू शिलालेख पर। ठीक है, चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों सभी। चलिए देखिए, अब हम वापस आ जाते हैं हमारा जो सभ्यता है, बैराट सभ्यता, उस पर। तो भाबरू शिलालेख के बारे में आप एक तथ्य ये भी लिख सकते हैं बच्चों। आप लिखना चाहें तो नोट लगा के एक तथ्य ये लिख सकते हैं कि ये वर्तमान में जो है बंगाल में स्थित रखा हुआ है साथियों। भाबरू शिलालेख वर्तमान में कहाँ है बच्चों? तो ये जो बंगाल है, कलकत्ता है, उसमें रखा हुआ है। तो यह वर्तमान में एशियाटिक, यह शिलालेख, ऐसे लिखिए, यह शिलालेख वर्तमान में, यह शिलालेख बच्चों, यह शिलालेख वर्तमान में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक ये नाम है उसका, एशियाटिक, यह शिलालेख वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, में रखा हुआ है। ये आपको याद रखना है बच्चों। कहाँ रखा हुआ है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में ये जो है रखा हुआ है। मतलब पश्चिम बंगाल जो है साथियों, ये संग्रहालय पश्चिम बंगाल की, ये कलकत्ता में है। और संग्रहालय ये भी आपको याद रखना है ना। तो आप लिखना चाहो तो कोष्टक में लिख लेना, कलकत्ता में है ये संग्रहालय, है ना बच्चों। लिखना चाहो तो आप लिख लेना, कलकत्ता में है ये संग्रहालय, इसमें ये शिलालेख जो है रखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम बच्चों। देखिए यहाँ से जो है चांदी की मोहर भी प्राप्त हुई है बच्चों। तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, कि बैराट जो सभ्यता से उत्खनन में, एक पॉइंट और आप ये लिख लीजिए, बैराट सभ्यता से, बैराट सभ्यता से उत्खनन में, उत्खनन में चांदी की मोहर प्राप्त हुई है। अब देखिए आप, मैं आपको समझाऊं, अभी तक हमने जितनी भी सभ्यताएं पढ़ी हैं, किसी में भी चांदी की मोहर नहीं मिली है बच्चों। हमको चांदी की मोहर कहाँ से मिली है? बैराट सभ्यता से ही मिली है। इसके अलावा 8 जो है पंचमार्क के सिक्के भी यहाँ से बैराट सभ्यता से जो है प्राप्त हुए हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं, बैराट सभ्यता से ही, बैराट सभ्यता से ही, बैराट सभ्यता से ही 8 पंचमार्क
सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। बेराट सभ्यता से ही 8 जो है पंचमार्क के सिक्के हमें क्या है बच्चों प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है बच्चों। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम। देखिए अब ये आपकी जो बेराट सभ्यता थी बच्चों, इसमें बहुत सारा कुछ कंसेप्ट है, बाकी वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई हैं चांदी की 8, वो भी जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से 28 जो है इंडीज सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं बच्चों, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप लिखना चाहें तो एक तरफ आप लिख सकते हैं कि जो है 28 जो इंडो ग्रीक है, इंडो ग्रीक के जो है सिक्के यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं साथियों? बेराट सभ्यता से, ठीक है। मतलब मुद्राएं हैं बच्चों ये भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जो लिखा है वो ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए ये सभ्यता थी बच्चों हमारी बेराट सभ्यता। ये कौन सी सभ्यता है बच्चों? बेराट सभ्यता। अब चलिए एक सभ्यता और है बीच में छोटी सी, उसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी लेते हैं, जिसका नाम बच्चों सोती सभ्यता। क्या नाम है बच्चों? स्थिति कहाँ है बच्चों इसकी? बीकानेर में। स्थिति कहाँ है इसकी? बीकानेर में। चलिए सोती सभ्यता हेडिंग डालिए बच्चों, स्थिति है इसकी बीकानेर में। हेडिंग डालिए सभी बच्चे। चलिए इसमें बस एक आप लाइन याद रखिए, ताकि कभी अगर पूछ ले बाई चांस तो क्या याद रखना है बच्चों? जो अमलानंद घोष हैं, कौन है बच्चों? अमलानंद घोष ने बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को, अमलानंद घोष ने बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को जो है संपूर्ण जो हड़प्पा सभ्यता थी बच्चों, क्या थी? संपूर्ण हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका उद्गम स्थल बताया है। बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का स्थल, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का स्थल, सॉरी संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल बताया है। उद्गम स्थल बताया है, ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। इसमें जो सोती सभ्यता है ये बीकानेर क्षेत्र में है, तो बीकानेर क्षेत्र में अमलानंद घोष जी ने क्या कहा है? ये कहा उन्होंने कि जो बीकानेर क्षेत्र का जो संपूर्ण बीकानेर क्षेत्र के आसपास का जो एरिया है साथियों, ये क्या है? संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल है। ये किसने कहा है बच्चों? अमलानंद घोष जी ने हमारे ने ये बात कही है। ये भी आपको याद रखना है बच्चों, ये भी आपको क्या याद रखना है। आगे हम यदि बात करें, बहुत सारी सभ्यताएं बच्चों ऐसे, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी वो हमने लगभग कंप्लीट कर ली हैं बच्चों। जो महत्वपूर्ण सभ्यता थी वो सारी हमने कंप्लीट कर ली हैं। चलिए अब हम कुछ और जो सभ्यताएं हैं उनके ऊपर मैं आपको उनकी जो है स्थिति एक बार बता देता हूँ, ताकि क्या है आप अगर बाई चांस उनके जिले सम्मिलित करवाने के लिए बोल दिया जाए तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम। तो ये हमारी जो बेराट सभ्यता है वो समाप्त हो गई है। अब आप इसमें हेडिंग डालिए अन्य प्रमुख सभ्यताएं। क्या डालनी है बच्चों? अन्य प्रमुख सभ्यताएं। सभी में इसके सभी जिले लिखेंगे बच्चों। इसके क्या लिखेंगे हम? अन्य प्रमुख सभ्यताओं में बहुत सारी सभ्यताएं हैं, उन सभी के क्या लिखेंगे हम साथियों? जिले लिखेंगे। ये बस आपको इतना याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले भाई हमारी सभ्यता कालीबंगा, दूसरे नंबर पे हम लिख लेते हैं पीलीबंगा। कालीबंगा, पीलीबंगा, दोनों कहाँ हैं बच्चों? दोनों कहाँ हैं? हनुमानगढ़।
दोनों कहाँ है बच्चों? हनुमानगढ़। अगली आहड़ सभ्यता, लिखते चलना आप साथ में ताकि आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ है बच्चों? उदयपुर। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर। अगली हमारी गणेश्वर सभ्यता, अपनी गणेश्वर सभ्यता कहाँ है साथियों? ये अपने नीम का थाना, नीम का थाना। अगली हमारी जो है, अगली हमारी सभ्यता है साथियों गिलुंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता है बच्चों? गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता कहाँ है बच्चों? राजसमंद में। गिलुंड सभ्यता कहाँ है बच्चों? राजसमंद में। ये भी आपको याद रखना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। आगे चलते हैं हम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं हम। कितनी हो गई? 5। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में। बागौर कहाँ है बच्चों? भीलवाड़ा में। मैं स्थिति लिखा रहा हूं ताकि मिलान करने को दिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। सोती सभ्यता कहाँ है बच्चों? बीकानेर में। सोती सभ्यता कहाँ है बच्चों? बीकानेर में। इसके अलावा कौन सी है? इसके अलावा आपके गिलुंड हो गई। झाडोल लिख लो साथी, उदयपुर में। झाडोल सभ्यता भी कहाँ है? उदयपुर में। झाडोल सभ्यता ये भी कहाँ है बच्चों? उदयपुर में। झाडोल सभ्यता भी कहाँ है बच्चों? उदयपुर में। ये भी आपको याद रखना है। एक अपनी ये बूढ़ा पुष्कर है, मतलब एक तरीके से हम ये कहें कि बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, ये भी एक सभ्यता है बच्चों। तो बूढ़ा पुष्कर सभ्यता ये भी कहाँ है बच्चों? आपने अजमेर में। पुष्कर अजमेर में है तो वैसे भी नाम से पता चल रहा है। बूढ़ा पुष्कर सभ्यता कहाँ है बच्चों? अजमेर में। ओजियाना सभ्यता जो है साथियों वो भीलवाड़ा में। इसको भी आप लिखिए, ओजियाना। ओजियाना सभ्यता कहाँ है बच्चों? भीलवाड़ा में। ओजियाना सभ्यता कहाँ है बच्चों? भीलवाड़ा में। एक अपने ये कुराड़ा सभ्यता है साथियों, कहाँ है बच्चों? नागौर में। कुराड़ा कहाँ है? नागौर में। तो ये भी आप याद रखना। कुराड़ा सभ्यता कहाँ है बच्चों? नागौर में। और आप इसमें चाहें तो मल्ला सभ्यता भी लिख सकते हैं आप, ये भरतपुर में जो है। चलिए मल्ला सभ्यता और लिख लीजिए। कहाँ है बच्चों? ये अपनी भरतपुर में। ये आपको जो है ये मुख्य सभ्यताएं थी जिनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। बार बार इनमें बच्चे जो है कन्फ्यूज होते हैं। एक अपन बालाथल जो हमने पढ़ी थी वो भी भूल गए, वो मैंने वैसे आपको लिखा दी है। बालाथल सभ्यता आपकी कहाँ है बच्चों? उदयपुर में। ये जो मुख्य सभ्यताएं हैं बच्चों, तो बार बार जो है सभ्यताओं में हम कंफ्यूज होते हैं। ये जो इतनी सारी मैंने सभ्यताएं लिखाई हैं इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए कालीबंगा जो सभ्यता है बच्चों, उसमें से हमें सर्वाधिक प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमने अच्छे से पढ़ी है विस्तृत रूप से। लगभग 1.5 घंटे में सिर्फ कालीबंगा सभ्यता पढ़ी है। उसके बाद यदि हम देखें तो आहड़ सभ्यता से हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं, गणेश्वर सभ्यता से हमें देखने को मिलते हैं, बैराट सभ्यता से देखने को मिलते हैं, और बालाथल सभ्यता से भी हमें देखने को मिलते हैं। बाकी उसके अलावा यदि आपसे मिलान करने का कोई प्रश्न दे दे तो ये इतनी सारी सभ्यताएं भी मैंने आपको एक साथ लिखा दी हैं बच्चों। अब एक एक सभ्यता को डिटेल से पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। जो महत्वपूर्ण बातें थीं वो सब बड़ी बड़ी सभ्यताओं में आ जाती हैं बच्चों। बाकी सब चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे मिट्टी के घर थे, सभी जगह मिट्टी के घर थे, पत्थर कहाँ था पहले? तो मिट्टी के घर थे, चुनाई नहीं थी। इस तरह की जो सारी बातें हैं साथियों, मिट्टी के बर्तन थे। अब सब जगह मिट्टी के बर्तन थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चों, जैसे लोहे गलाने की भट्टी गणेश्वर से प्राप्त हुई, आहड़ से प्राप्त हुई हमें, तो इसलिए जो है साथियों तांबे गलाने की भट्टी हमें आहड़ से प्राप्त हुई। इस तरह की जो तथ्य होते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनसे हमें प्रश्न देखने को मिलता है। इसलिए आप निश्चित रूप से जो 5 या 6 जो बड़ी बड़ी हमने सभ्यताएं पढ़ी हैं, आप उनको बार बार रिवीजन कीजिए। वो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं,
उनसे ही अब तक सर्वाधिक प्रश्न देखने को मिले हैं बच्चों। इसके अलावा यदि प्रश्न आते हैं तो वो मिलान करने वाले आते हैं, जो 4 सभ्यताएं एक तरफ देगा और 4 जिले उनके दे देगा, या फिर 4 सभ्यताएं देगा और उत्खनन करता देगा। तो बाकी ये मैंने आपको जो है लिखा दिया है बच्चों, उनसे संबंधित तथ्य। और आशा और उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, ये क्लास आपको पसंद आई होगी बच्चों। यदि ये क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाइए। साथ में आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बच्चों, मिलता हूं अगले नए चैप्टर के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। ये हमारा राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं हैं। पशु परिचर का जो पहला चैप्टर है आपका इतिहास का, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। राजस्थान की क्या है बच्चों? प्रमुख सभ्यताएं इतिहास का। ये हमने आज पढ़ लिया है बच्चों। ये हमारा लगभग आज कंप्लीट हो गया है, लगभग क्या कंप्लीट हो ही गया है बच्चों। ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास जो इसमें आपके मैं पुरातात्विक स्थल के जो है स्रोत, या हम कहें कि पुरातात्विक इतिहास के जो है स्रोत या उपागम, उसका जो है आपके में शायद कंसेप्ट नहीं है बच्चों। अगर होगा तो उसको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसके बाद उसको पढ़ते हैं कि इन सब जो सभ्यताएं हैं या जितने भी शिलालेख हैं इनकी जानकारी कैसे मिलती है, कैसे इनको पढ़ते हैं, ये सब उसमें पढ़ते हैं हम। लेकिन यदि आपके में शायद वो नहीं है तो इसलिए हो सकता है हम आधुनिक राजस्थान का जो इतिहास है साथियों वो शुरुआत करें। किस तरह अंग्रेज आए, किस तरह युद्ध प्रारंभ हुए, किस तरह आंदोलन करना प्रारंभ किया, और किस तरह अंग्रेजों से पूरे इंडिया ने, ना कि राजस्थान ने, पूरे इंडिया ने आज़ादी ली। तो ये सब तथ्यों के साथ मिलता हूँ साथियों अगली क्लास में। तो आधुनिक राजस्थान का जो कंसेप्ट है वो लेकर आऊँगा कल से आपके लिए एक अच्छी वीडियो में। चलिए साथियों, मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खमा गणी, राम राम साथियों।